चमत्कार से कम नहीं है। माता के दरबार में आकर प्रसाद खा रहा है। कहाँ? मैं हूं दीपक रावत और इस वक्त मौजूद हूं उत्तराखंड के रैनी गांव में, जिसने तबाही का सबसे बड़ा मंजर झेला। यहां पहाड़ों से आए सैलाब ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। मैं दीपक बिष्ट दिल्ली से लगातार 16 घंटे का सफर कर जोशीमठ पहुंचा, जहां तिनके की तरफ बह गया कंक्रीट का बांध और उसमें समा गए कई कर्मचारी। आवाज आना लगे, फिर तूफान जैसे आ गए वो दोबारा से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुलगते सवाल। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। उत्तराखंड में आया सैलाब तो गुजर चुका है, लेकिन इसके पीछे इतनी दिल दहलाने वाली तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर वाकई चिंता होती है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन रफ्तार से चल रहा है और इंतजार है उन लोगों के बाहर निकलने का जो इस जल प्रलय के बाद लापता हैं। सैलाब से हुई तबाही के बाद वहां राहत का और बचाव का काम जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे राहत कर्मियों ने अंधेरे की परवाह न करते हुए पूरी रात बचाव कार्य को अंजाम दिया है। सुबह होने पर राहत बचाव के काम में थोड़ी आसानी जरूर हुई, लेकिन जिस बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है उसमें राहत के काम में अभी भी कई घंटे लग सकते हैं। उत्तराखंड एसडीआरएफ के मुताबिक इस हादसे में अभी तक 19 लोगों के शव निकाले गए हैं और अभी भी 202 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इनमें ऋषि गंगा प्रोजेक्ट में काम करने वाले 22 और एनटीपीसी में काम करने वाले 148 लोग शामिल हैं। तपोवन एडिट टनल में 12 लोग फंसे हुए थे, जिन्हें टनल से सुरक्षित बाहर निकाला गया, लेकिन मेन टनल में अभी भी 30 लोग फंसे हुए हैं और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिशें हो रही हैं। तो बहुत बड़ी तबाही हुई है। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने न्यूज 18 को एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया है कि आपदा आने की वजह का पता लगाया जा रहा है। चमोली में हुई आपदा और वहां चले सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार नज़रें बनाए हुए हैं। पल पल की जो सूचनाएं हैं उनकी समीक्षा यहां पर की जा रही है। सर, क्या अपडेट अभी तक चमोली डिजास्टर को लेकर? देखिए, एक तो जो हमारी रेस्क्यू टीम है उसके लिए अभी तक हम लोग मशीन हमारी टनल में नहीं पहुंच पा रही थी। आज मशीन से वहां पर काम चालू हुआ है और लगभग 150 मीटर तक मशीन निकली है। 1 घंटे में लगभग 4 मीटर उसकी सफाई हो पा रही है जो मलबा टनल के अंदर है। दूसरा, अभी तक 18 शव ये बरामद हुए हैं। एक बॉडी नदी में नज़र आ रही है, जिसको निकालने का काम किया जा रहा है। अभी लगभग अब एक अनुमान सही की तरफ जा रहा है कि 202 या 3 कुल मिलाकर के मिसिंग हैं या मौतें हुई हैं। जो बाकी जो नुकसान हुआ है तपोवन जो परियोजना को और ऋषि गंगा को, उसके जो सीईओ हैं वो वहाँ पर आ रहे हैं, वो उसका आकलन करेंगे। आज केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जी ने भी वहाँ का प्रवास किया है, तो सब लोग लगे हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का फिर अभी थोड़ी देर पहले फिर फ़ोन आया था, अभी आधा पौन घंटा पहले। वो लगातार अपडेट ले रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी का भी फ़ोन आया था, रक्षा मंत्री जी का भी फ़ोन आया था। तो सभी लोग लगातार उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं, यहाँ के अपडेट ले रहे हैं। पूरा सहयोग देने के लिए केंद्र तत्पर है। सर, आज प्रधानमंत्री से फ़ोन पर क्या बातचीत? ये प्रधानमंत्री जी ने अपडेट लिया कि अब क्या स्थिति है वहाँ पर। तो मैंने उनको बताया कि अब मशीन हमारी वहाँ पर पहुँच गई है और 4 मीटर के लगभग वो 1 घंटे में उसको साफ कर पा रही है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मुझे फिर अपडेट करना, मुझे बताते रहिए। किसी तरह की कोई सहयोग की अगर आवश्यकता है तो आप हमको बताइए। सर, कोई एक मोटा फिगर निकल गया है कि अभी तक कितना नुकसान हमको हुआ होगा इस पूरे डिजास्टर? अब देखिए, मोटा अगर हम देखें तो जो तपोवन वाला जो है 520 मेगावाट का प्रोजेक्ट था, लेकिन अभी ये बनकर तैयार नहीं हुआ था।
अभी ये निर्माणाधीन था। तो मुझे लगता है कि 1000-1500 करोड़ का इसमें एक मोटा मोटा एक अनुमान रहता है कि 4-5 करोड़ रुपया 1 मेगावाट पर खर्चा आता है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो, लेकिन सही अनुमान तो इसका जो टेक्निकल जो लोग हैं वही बता पाएंगे। और अभी हमारी चिंता भी नहीं है। अभी हमारी पहली चिंता है कि जो 30-35 लोग टनल में फंसे हुए हैं उनको हम कैसे बाहर निकालें। और तपोवन से दीपक बिष्ट हैं, साथ ही रैनी गांव से दीपक रावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तपोवन का रुख कर लेते हैं। दीपक, इस वक्त हालात बताइए, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि सूरज ढलने का वक्त बहुत नजदीक है, और किस रफ्तार से ये राहत और बचाव का कार्य चल रहा है टनल के आसपास। देखिए प्रीति, पहाड़ों में जब सूर्य ढलता है तो लगभग तराई से 2 घंटे पहले वो छुप जाता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सूरज की रोशनी कम हो गई है और जवानों को भी यहाँ से थोड़ा हटाया गया है, क्योंकि जो आपको मैं दिखाऊंगा टनल के पास की तस्वीर है। ये टनल के अंदर अभी एक क्रेन गई है और एक जेसीबी को यहाँ पर रखा गया है। आप देख सकते हैं बाहर भी रखी गई है, और अंदर जो टनल है वो काफ़ी गहरा भी है और उसकी हाइट भी ज़्यादा है। अभी तक ये अनुमानित ये कहा जा रहा था कि 30 मीटर जो है वो होगा, लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो है ये टनल के अंदर से लोग जो जवान हैं उनको भेजा गया था, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मलबा बहुत ज़्यादा परेशानी बनी हुई है। आप मेरे दाहिनी तरफ आईटीबीपी के जवानों को देख सकते हैं, ये लगातार मुआयना कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर कोई अंदर से मलबा आता है तो उसको देखा भी जाता है कि क्या कहीं उसमें कोई शव तो नहीं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर मलबा सबसे ज़्यादा बहकर अंदर घुसा है तो टनल के पास सबसे ज़्यादा परेशानी आ रही है। वहीं दूसरी तरफ जो प्रशासन है उसका ये कहना है कि अभी भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो रात को भी चलेगा, लेकिन रात को कब तक चलेगा ये अंदाज़ा मुश्किल है, क्योंकि टीमें लगातार लगी हुई हैं। मशीनरी हम देख रहे हैं, जो ये मशीनें हैं ये सुबह से हमने देर रात से दिखाई थी, सुबह तक दिखाई थी, और अभी भी ये मशीनें यहाँ पर खड़ी की हैं। क्रेन है, जेसीबी मशीन है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर परेशानी लोगों को जिंदा निकालने की तो है ही, साथ ही उन लोगों का पता लगाने की भी है, क्योंकि अभी तक किसी का पता नहीं लग पाया है। 30 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, शाम हो चली है और अभी भी आप देख सकते हैं कि बदसूर हालात वही जस के तस है, क्योंकि जो भी आंकड़ा आया था वो लगभग 13-14 घंटे पहले का आंकड़ा था, और उसके बाद के कोई भी अपडेट इस तरह का नहीं है, क्योंकि मलबा लगातार निकाला जा रहा है, जिसकी वजह से ये परेशानी अभी भी बनी हुई है। बस इंतजार उसी पल का है कि वहां जो फंसे लोग हैं उन्हें बाहर निकाला जा सके। अचानक पहाड़ से उतरी लहरों ने कैसे एक झटके में सब कुछ बदल दिया। न्यूज़ 18 इंडिया ग्राउंड जीरो से लगातार आपको तबाही की तस्वीरें दिखा रहा है। ये तस्वीरें तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की हैं, जहां ग्लेशियर फटने से पहले पानी सब कुछ सामान्य की तरह बह रहा था। ऋषिगंगा नदी पर बना बांध बिल्कुल ठीक था, लेकिन रविवार की सुबह जैसे ही ग्लेशियर फटा, इसके बाद पानी और मलबे से ऋषिगंगा नदी पर बना ये प्रोजेक्ट बर्बाद हो गया और इसका एक हिस्सा सैलाब में बह गया। जोशीमठ से उतरा सैलाब जिस रास्ते में गुजरा वहां सब कुछ तहस नहस हो गया। तपोवन के नीचे बना बैराज भी पहाड़ पर आई इस सुनामी के आगे जवाब दे गया। पानी का बहाव घाटी को चीर कर जहां जहां से गुजरा वहां अपने पीछे तबाहियों के निशान छोड़ गया। दीपक रावत सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपक, आप मुझे बताइए कि रेस्क्यू की रफ्तार क्या है, क्योंकि आप दिखा रहे थे कि वो हिस्सा जहां से लगातार पुल टूट चुके हैं वहां जाने के लिए अब कोई जरिया नहीं है और वहां पर इस वक्त दलदल जैसी स्थिति बनी हुई है। जी प्रीति, बिल्कुल दलदल जैसी स्थिति बनी हुई है और यही वजह है कि एसडीआरएफ आज पूरे दिन भर मशक्कत करती रही, लेकिन अभी तक इस पूरे इलाके से एक भी शव या एक भी किसी को नहीं निकाला जा सका है। अगर तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, ये पूरा जो इलाका है पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसलिए अंधेरा यहाँ पर बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है और ऐसे में जो एसडीआरएफ की टीम है उनका साफ तौर पर ये कहना है कि अब वो कल सुबह से दोबारा इस पर कोशिश करेंगे कि किसी को निकाला जा सके। लेकिन यहाँ पर अगर तस्वीर हम आपको दिखाएँ तो सिलसिलेवार समझने की कोशिश कीजिए। वो बर्फ़ के पहाड़ जो आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक इन्हीं पहाड़ों के जस्ट पीछे वो बड़ा ग्लेशियर का टुकड़ा था जो गिरा था और सीधा गिरा नीचे, जहां पर ऋषिगंगा डैम है। उस डैम को उसने पूरा नुकसान पहुंचाया। नुकसान इस कदर बड़ा था कि वो पूरा का पूरा डैम जो है वो टूट गया और उसके बाद सैलाब में जितने भी वर्कर्स वहाँ पर काम कर रहे थे, इंजीनियर वहाँ पर काम कर रहे थे, करीबन 40 से 50 लोगों की संख्या है, वो सब के सब डूब गए। यहाँ पर अगर तस्वीर आपको दिखाएं तो ये वो इलाका है जिसको हम लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये यहाँ का ऋणी गाँव है। ऋणी गाँव के आगे नीति गाँव पड़ता है, उसके बाद चीन बॉर्डर पड़ता है। ये जो सड़क है वो पूरी तरह से अब कट चुकी है क्योंकि बीच में एक ब्रिज था, वो ब्रिज टूट गया है। ये ब्रिज इसलिए भी इम्पॉर्टेंट था क्योंकि जब चीन बॉर्डर पर जो ITBP के जवान हैं, जो कि आर्मी के जवान हैं, वहाँ पर जो लोग हैं उनका जो सारा सामान है वो ट्रक
ट्रक के जरिए इसी सड़क से जाता था। ये बीआरओ की बनाई हुई सड़क है और इस सड़क के टूट जाने से वहाँ भी कनेक्टिविटी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन फिलहाल जो प्रशासन है उसकी तरफ से हेलीकॉप्टर के जरिए इन गाँवों में राशन पहुँचाया जा रहा है, मदद पहुँचाया जा रहा है। लगातार एक के बाद एक हेलीकॉप्टर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। एक अस्थायी हेलीपैड तैयार कर लिया गया है गाँव के बीचों बीच में, वहाँ पर जो है सामान पहुँचाया जा रहा है। लेकिन मुश्किल अब ये खड़ी हो गई है कि उस गाँव तक कैसे पहुँचा जाए, क्योंकि वहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि बीमार हैं, उनको वहाँ से लाया जाना है। कुछ लोग ऐसे ही बताए जा रहे हैं कि जो वहाँ पर काफ़ी दिनों से फंसे हुए हैं उनको निकालना है, कुछ लोग को उधर जाना है। ऐसे में वैकल्पिक रास्ता एक जो है वो तैयार करना होगा, जिसके लिए भी कल सुबह से तैयारी शुरू हो जाएगी, जैसा एसडीआरएफ की टीम ने कहा है। तो ये पूरा जो हम आपको मंजर दिखा रहे हैं, ये जो पूरा इलाका है, इसी ने सबसे पहले उस त्रासदी के मंजर को देखा। यहीं से वो वीडियोज़ सामने आए थे। यहाँ के लोगों ने, आसपास के जो गाँव आपको नज़र आ रहे हैं, इन्हीं गाँव के लोगों ने सबसे पहले वीडियोज़ बनाए थे। जब आगे प्रशासन ने अब पूरे क्षेत्र को अलर्ट कर दिया था और साफ तौर पर कहा था कि इतना बड़ा सैलाब अगर ऊपर से आ रहा है तो निचले इलाकों में जितने भी लोग हैं उनको अलर्ट हो जाना चाहिए, वहाँ से हटा देना चाहिए। तो इसकी भी काफ़ी बड़ी मुस्तैदी जो नज़र आई है। उसके बाद से देखिए पूरे इलाके में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं देखने के लिए कि क्या स्थिति है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम हो, आईटीबीपी की टीम हो, ये तमाम टीमें यहाँ पर तैनात कर दी गई हैं। कोशिश रेस्क्यू की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जल्द से जल्द निकाला जा सके। और ये रेस्क्यू जितना जल्द हो पाएगा उतना ही बेहतर होगा। वाडिया इंस्टीट्यूट के डॉक्टर काराचंद सेन ने आशंका जताई है कि पिछले हफ्ते हुई ज्यादा बर्फबारी कल की तबाही की वजह हो सकती है। हम लोग दिखे हैं उससे हम लोगों को यही लग रहा है जो आइदर स्नोफॉल और जो आपकी रॉकफॉल वो एवलेंच हुआ है, तो एवलेंच के वजह से ये आपदा होने का कारण हो सकता है। फिर भी अभी हम लोग टीम भेजे हैं, वो लोग अपना अपना जो डिफरेंट सब्जेक्ट में एक्सपर्ट्स है ग्लेशियोलॉजिकल रिसर्च के ही, तो वो लोग डेटा एक्वायर करने के बाद और विस्तारित इसके एक्सप्लेनेशन दे देंगे, तब हम लोग और ज़्यादा कुछ बोल पाएंगे। और उत्तराखंड के जोशीमठ में इस समय सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कल सैलाब की चपेट में आए करीब 200 लोगों की तलाश में एनडीआरएफ, सेना और आईटीबीपी के जवानों ने बहुत बड़ा अभियान चलाया है और ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट की बड़ी सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए डॉग स्क्वाड से लेकर भारी भरकम मशीनों तक सब कुछ झोंक दिया है और उम्मीद है कि इस हादसे में लापता लोगों को जल्द ही सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। जोशीमठ में जिंदगी की जंग, कुछ पता नहीं चल रहा। ये दुआ करती हूँ कि मेरा भाई सही सलामत बाहर आ जाए। ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 18। सारा प्रोजेक्ट जो है वो देखिए आप, पूरा प्लांट जो है धराशायी हो गया। इस गांव की जो कनेक्टिविटी है वो पूरी तरह से टूट चुकी है। लोगों को बचाने में जुटे जवान, आईटीबीपी की टीम है, उत्तराखंड पुलिस है, एसडीआरएफ है और एनडीआरएफ की टीम है और आर्मी भी यहाँ है। तो सभी जॉइंट ऑपरेशन करके निकालने का कोशिश कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर से भी तलाश, तपोवन सुरंग रेस्क्यू ऑपरेशन। तबाही का सैलाब गुजरे 24 घंटे से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। टूटे हुए ग्लेशियर की मार से ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट बर्बाद हो गया, लेकिन उससे भी बड़ी मार पड़ी वहां सुरंग में काम कर रहे मजदूरों पर, जिसमें फंसे मजदूरों को बचाने की जंग तेज हो चुकी है। आईटीबीपी और एसडीआरएफ के जवानों ने बचाव अभियान की कमान संभाल रखी है। खुद उत्तराखंड के डीजीपी मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि अब सैलाब की मार काबू में आ चुकी है। डीजीपी अशोक कुमार हमारे साथ हैं। सर, किस तरह के हालात हैं और किस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन है, कितनी जानकारी? मैं दो चीज़ें क्लियर करूँ। एक तो ये हादसा वन टाइम हादसा है, ये कंटिन्यूस हादसा नहीं है। जो कल हो गया उसका डाउन स्ट्रीम में जो इम्पैक्ट जाना था, कल 2 बजे तक श्रीनगर ने क्लियर कर दिया कि डैम की कैपेसिटी है, वो उसने उसको होल्ड कर लिया। श्रीनगर से नीचे कंट्रोल्ड वाटर जा रहा है, ऊपर में भी कोई नया नहीं है। जो तपोवन साइट है उसमें 2 टनल थी, उसमें एक टनल से 12 लोग रेस्क्यू हुए हैं। दूसरी टनल से जो है अभी खोलने का प्रयास किया जा रहा है वो लंबी है, उसमें 25 से 30 लोग हो सकते हैं। कुल अभी तक जो मिसिंग का आंकड़ा 150 के रेंज में हमारे पास आया है, तो उस पर अभी हम जो है काम हो रहा है एक टनल को खोलने का। 10 डेड बॉडीज अभी तक रिकवर हो चुकी हैं। अच्छा सर, ये जो मजदूर हैं क्या इनकी पहचान हो पाई है अभी तक? उनके पास लिस्टें हैं, जो काम कर रहे थे उन्होंने 121 की लिस्ट इस प्रोजेक्ट की, 32 की लिस्ट ऊपर वाले प्रोजेक्ट की।
अच्छा, कितनी डेड बॉडीज अभी तक निकली? 10 बॉडीज अभी तक मिली हैं, 3 तपोवन से 7 डाउन स्ट्रीम से। चमोली पुलिस के द्वारा कहा गया था कि 15 के आसपास, 14 के आसपास डेड बॉडी अभी 10 थी, हो सकता है बढ़ गया, मैं भी और पूछवा लेता हूँ। मेरे अभी मॉर्निंग का फिगर मेरे पास 10 का था, अभी हो सकता है मॉर्निंग में मिली, मैं भी अभी और कंफर्म कर लूँगा। उत्तराखंड सरकार से लेकर सेना, आईटीबीपी और केंद्र सरकार तक सभी ने सैलाब की जद में आई जिंदगियों को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हादसे के तुरंत बाद से ही आईटीबीपी और सेना के जवानों के साथ डॉग स्क्वाड भी मौके पर फंसे लोगों की तलाश में जुटा हुआ है। सरकार ने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवानों के साथ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जवानों को भी रास्ता साफ करने के काम में लगा दिया है, लेकिन सभी की उम्मीदें डॉग स्क्वाड पर टिकी हुई हैं। देखिए, डॉग स्क्वाड भी यहाँ पर से ले जाया जा रहा है। आप लोग इसको लेकर जा रहे हैं, कहाँ सर्च करेंगे? सर, जहाँ पे मलबा है वहाँ पे सर्च किया जाएगा कि नीचे कोई इंसान जिंदा दबा हुआ हो तो ये इंडिकेट करेगा सर उसको। सैलाब की रफ्तार तो अब लगभग थम चुकी है, लेकिन सुरंग में मलबा घुसने की वजह से अब भी कई लोग फंसे हुए हैं। हालांकि जवान मलबा निकालकर लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि सुरंग 2.5 किलोमीटर लंबी है, जबकि अब तक करीब 125 मीटर सुरंग की ही सफाई की जा सकी है। सुरंग नीचे से ऊपर की तरफ है और इसी वजह से इसमें कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका बनी हुई है। इसीलिए मलबा हटाने का काम भी तेजी से किया जा रहा है। 1 मोर टनल है, उसमें 30+ लोग ट्रैप होने के लिए आशंका है। सो उसके पूरा माउथ वगैरह सारे स्लश वगैरह से बंद हो गया था। सो उसको खोलने के लिए कल शाम से प्रयास किया गया था और मोर देन 25 मीटर्स उसमें अंदर थ्रू हो गया है स्लश वगैरह बाहर निकालते हुए। फिर आगे भी अभी कार्रवाई चल रही है। हालांकि सुरंग से लोगों को बचाने का काम तेज है, लेकिन अच्छी खबर के इंतजार में सुरंग के पास लापता लोगों के रिश्तेदारों का जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है। कुछ लोग प्रशासन पर बचाव कार्य में देरी का आरोप भी लगा रहे हैं। प्रशासन की क्या है, मुख्यमंत्री आया, एसडीएम डीएम आ गए, उससे पहले क्यों नहीं थे कोई यहाँ? मतलब मुख्यमंत्री आए तब आया। संदीप चौहान सन ऑफ जवाहर सिंह और जीवन सिंह चौहान सन ऑफ जवाहर सिंह, ये सभी तीनों आपकी फैमिली के ही हैं? तीनों हम एक ही फैमिली, हमारी चाचा भतीजों की। और एक लड़का और है कल्याण सिंह सन ऑफ कल सिंह। चार लापता है। बड़ी परेशानी इस वक्त जो डिपार्टमेंट है, चाहे वो आपदा प्रबंधन विभाग हो, उनको सबसे ज़्यादा परेशानी उन्हीं लोगों की तलाश की जानकारी की हो रही, क्योंकि जो सारा रिकॉर्ड्स था वो सब इसी हाइड्रो प्रोजेक्ट के भीतर था। यहीं पर सारे कमरे बने हुए थे, वो सभी कमरे तबाह हो गए, जो कुछ था वो सब बह गया। कितने लोग उस जगह से एंट्री करे थे ये नहीं पता चल पाया, लेकिन कुछ लोगों ने ये बताया कि जो मेन गेट था वहाँ से 120 लोगों की एंट्री थी और दूसरी जगह से दूसरे लोगों की एंट्री थी, यानी लगभग 150 से ज़्यादा लोग मौजूद थे। लेकिन इस कठिन वक्त में लोगों की भावनाओं को समझकर सरकार और प्रशासन लगातार मलबे में फंसे लोगों को बचाने में जुटा हुआ है। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भरोसा जताया कि राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी रहेगा। पूरी टीम जुटी हुई है, पूरी रात भर भी काम हुआ है। आज सुबह से ही पूरा काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। लगातार जो मशीनें हैं वो भी आ रही हैं, जो कमांडोज हैं, स्पेशलिस्ट हैं, इसके वो सारे लोग यहाँ पहुँच गए हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरा का पूरा काम हो रहा है। ये कठिनाइयों में भी बहुत चुनौती भरे समय में हमारे जवान किस तरीके से काम कर रहे हैं। अब बस इंतजार इस बात का है कि बचाव अभियान में जुटे लोग लापता लोगों को सुरक्षित निकालने की खबर सुनाएं और इस हादसे से सबक सीखकर एक बार फिर विकास के रास्ते पर सब बढ़ सकें। और कुदरत जब अपने रौद्र रूप पर होती है तो चंद मिनटों के भीतर कुछ भी तबाह और बर्बाद हो सकता है। जोशीमठ में ग्लेशियर का फटना इसी की वानगी माना जा सकता है। अचानक पहाड़ से उतरी लहरों ने कैसे एक झटके में सब कुछ बदल दिया। ग्राउंड जीरो से अब हम आपको यही दिखाने जा रहे हैं। जहां से ये तबाही का मंजर लोगों ने सबसे पहले देखा था, जहां से तबाही शुरू हुई थी, वहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। मैं अपने भाई को ढूंढने आया हूं सर, हरिंदर कन्याल नाम था उनका। 10:02 पे बात हुई, तो उसके बाद हबड़ तबड़ी में कुछ नहीं बोल पाए।
जी उसके बाद फ़ोन लगा ही नहीं सर उनका। को जो बर्फीले पहाड़ दिख रहे हैं उसी के ठीक पीछे बड़ा ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटा है। तीन मिनट में सीधा कंपनी तबाह हो गया। उत्तराखंड में तबाही की भयावह तस्वीरें। जोशीमठ में कुदरती आपदा के चश्मदीद। ज्ञापित किया है। इस बार संसद के दोनों सदनों को जो राष्ट्रपति महोदय ने संबोधित किया, उसके बाद आपने देखा कि उच्च सदन राज्यसभा में एक लंबी चर्चा भी हुई और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है उसका उत्तर भी दिया गया है और सर्वसम्मत राज्यसभा ने धन्यवाद ज्ञापित किया है। मैं सभी सम्मानित सदस्यों से विनम्रता पूर्वक मैं अनुरोध करना चाहता हूं, यह जो डेमोक्रेसी का एक हेल्दी और लाइव जो ट्रेडिशन है, इसको बनाकर रखना किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं कि चाहे कोई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का क्यों न हो, यह सबकी एक जिम्मेदारी बनती है कि स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा को हम बनाकर रखें। और मैं जानता हूं हेल्दी डेमोक्रेसी हमारे कंट्री में है और बहुत ही जीवंत है हमारी डेमोक्रेसी, और सभी इसको बनाकर रखना चाहते हैं और दलगत भावना से ऊपर उठकर इसको बनाकर रखना चाहते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत स्तर पर भी जब हमारी किसी भी दल के नेता से बातचीत होती है तो मैं देखता हूं कि उनकी दिल की भी यह चाहत यह होती है कि हेल्दी डेमोक्रेसी में ट्रेडिशंस नहीं टूटने चाहिए। इंस्टीट्यूशंस यानी जो संस्थाएं होती हैं, उन संस्थाओं की भी अवमानना किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आप भी इंस्टीट्यूशन है, राष्ट्रपति महोदय भी इंस्टीट्यूशन है, बहुत सारे ऐसे उपराष्ट्रपति महोदय भी इंस्टीट्यूशन है। ये इंडिविजुअल नहीं है, ये व्यक्ति नहीं है, बल्कि ये संस्था है और इस संस्था की गरिमा को बनाए रखना ये हम सभी सदस्यों की जिम्मेदारी बनती है। आज इसीलिए मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं अध्यक्ष महोदय, क्योंकि राज्यसभा ने चर्चा करके राष्ट्रपति महोदय के धन्यवाद प्रस्ताव पर, उनके अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करके एक आभार ज्ञापित कर दिया है। हम क्यों पीछे रहे? मैं हाथ जोड़कर सबसे निवेदन करना चाहता हूं, बहुत ही विनम्रतापूर्वक और तहे दिल से, इस ट्रेडिशन को हम किसी भी सूरत में टूटने न दें। अध्यक्ष महोदय, मैं ये अपील करना चाहता हूं, न टूटने दें। हमको जो बोलना है, जैसा भी बोलना है, हम चर्चा के दौरान अपनी बात को उसमें रखें, इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं हो। यह आपके ऊपर यह निर्भर करता है अध्यक्ष महोदय कि आप किसको कितना समय देते हैं, ये आपका प्रेरोगेटिव है। लेकिन मैं चाहूंगा कि जितना लोग समय चाहते हैं समय दें, लोग बोलें, अपनी बात को खुलकर इस सदन के सामने रखें। एग्रीकल्चर बिल पर बोलना चाहते हैं, एग्रीकल्चर बिल पर बोल दें, इसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जो हमारी एक स्वस्थ परंपरा है उसको कायम रखें हम सभी लोग मिलकर, यह मैं अनुरोध करना चाहता हूं। इसलिए राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जा रहा है उस पर चर्चा होनी चाहिए। माननीय सदस्य प्लीज बैठिए, प्लीज माननीय बैठिए। ठीक है प्लीज करेंगे। माननीय सदस्य, आपको मौका नहीं मिलेगा, बैठ जाइए आप। ठीक है मान जी, ठीक है। इसलिए आप माननीय सदस्य हैं, कब बोलना चाहिए ध्यान रखिए, इसलिए बैठिए। ठीक है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सभी आप अपनी बात रखें। सभी दलों के सम्मानित नेताओं से मैं विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण से संबंधित जो धन्यवाद प्रस्ताव है उस पर वह चर्चा प्रारंभ करें और सर्वसम्मत उच्च धन्यवाद प्रस्ताव को पारित भी करें। यही मैं इतना निवेदन करते हुए अपनी बात रंजन जी। सर धन्यवाद सर। हमारे बुजुर्ग नेता राजनाथ सिंह जी जो बात